फैमिली से एक्सपेक्टेशंस हैं, खुद से भी एक्सपेक्टेशंस हैं, फिर भी मैं इस फीलिंग का शिकार हो जाता हूँ कि आई एम नॉट डूइंग वेल इनफ। तो यानी अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो इन्फीरियोरिटी में तो मरोगे ही मरोगे। तो पहली बात तो इन्फीरियोरिटी में फंस रहे हो, दूसरी बात ऐसी चीज के लिए फंस रहे हो जिसमें ना तुम्हारा कोई श्रेय है ना तुम्हारा कोई अपराध है। यहाँ पे कोई बैठा होगा जिसका कद सबसे ऊंचा होगा, 6 फुट से ऊपर वाले कितने हैं? 4-5 ही हैं। और NBA में शायद जो सबसे नाटा बंदा है वो 6 का होगा। अब इनका क्या होगा? कितनी इन्होंने ऐसे ठसक से हाथ उठाया था। और जो यहाँ दिल्ली वाला आकर के बैठ गया है चढ़ करके कि मैं तो JEE 1 हूँ, तो क्यों इतना खुश हो रहा है? तो दिल्ली की जगह पैदा हुआ होता छत्तीसगढ़ में तो बात करते, जहाँ पे हफ्ते में 2 घंटे के लिए लाइट आती है, वहाँ होता तो बात करते। इस बात पर इतना खुश हो रहा है जहाँ पे बाप की गाड़ी है जो तुझे कोचिंग ले जाती है, वहाँ से तू वापस आता है शॉफर ड्रिवन गाड़ी, और उसके बाद तुझे हर तरीके का मटेरियल मिल रहा है, पढ़ने को सुख सुविधा मिल रही है, बादाम में अखरोट घोल करके पिलाया जा रहा है दूध के साथ। तो ये नहीं JEE टॉप करेगा तो कौन करेगा? ये कंपैरिजन इन आधारों पर कभी करा ही मत करो जो क्वांटिफाइएबल है, कभी मत किया करो। अगर तुलना करनी भी है ना तो हमेशा। आचार्य जी, मेरा नाम आशीष है और मैं IIT दिल्ली से मास्टर्स का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और एक बार फिर मैं आपका IIT दिल्ली में दिल से वेलकम करता हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन मेरे IIT दिल्ली के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, एक स्टूडेंट के रूप में और एक फ्यूचर प्रोफेशनल के रूप में जो या तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा या अपना कुछ स्टार्ट करेगा। तो एक फीलिंग आती है कि मैं इनफ नहीं हूँ। जब मैं IIT दिल्ली में अपने सर्कल के लोगों से बात करता हूँ तो लगता है कि हर कोई कुछ ना कुछ अचीव कर रहा है, एफर्ट डाल रहा है, फिर भी अंदर से लगता है कि मैं इनफ नहीं हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, फैमिली से एक्सपेक्टेशंस हैं, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस हैं, खुद से भी एक्सपेक्टेशंस हैं, फिर भी मैं इस फीलिंग का शिकार हो जाता हूँ कि आई एम नॉट डूइंग वेल इनफ। एक तरह की सेल्फ क्रिटिसिज्म होती है, सेल्फ डाउट होता है, और ये सब देश के मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में भी देखने को मिलता है। और जब हम दूसरों से बात करते हैं, इवन यहाँ भी कुछ लोगों से मिला हूँ, तो ये फीलिंग शायद और भी ज़्यादा डीप दिखाई देती है। जैसे आपने आज रिलेशनशिप्स के बारे में बात की, फ्रेंडशिप्स के बारे में बात की, जो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे फीकी हो जाती है, तो लगता है कि उन सब का कोई रियल मीनिंग नहीं रह गया है। सब कुछ बस और ज़्यादा सरफेस लेवल सतही हो गया है। जैसे बचपन में मेरे इतने सारे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब बस 2 दोस्त बचे हैं। अब ट्रस्ट का इशू हो गया है, लोग अलग अलग फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। अब क्योंकि मैं अब ग्रेजुएट करने वाला हूँ तो मैं किसी वर्क प्लेस में जाऊँगा जो बहुत फास्ट पेस्ड होगा। स्ट्रेस, एंजाइटी तो है ही, और स्पेशली हमारी जनरेशन के बारे में अक्सर बोला जाता है कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास हम जैसे लोगों के लिए क्या मैसेज है, आपके अपने इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड लोगों के लिए और कंट्री और वर्ल्ड के यंग जनरेशन्स के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, हम लोग भी ना मटेरियल, बैठो बैठो, चीजों के बस एग्रीगेट्स हैं, ठीक है? अब जैसे तुमने सवाल में पूछा तो मैं वैसे ही इंग्लिश बोलूंगा। तो हम भी मटेरियल चीजों के एग्रीगेट्स हैं। ये वाक्य नहीं था, ये सच्चाई है जो सबको समझनी पड़ेगी, हम स्वीकार नहीं करते। हम अपने आप को बोलना चाहते हैं कि हम कुछ और हैं मटेरियल के अलावा, हम कुछ और हैं नहीं। एक भावना बस है कि हम पूरी तरह मटेरियल नहीं है, हमारे भीतर कुछ और है, यहाँ कुछ है नहीं, मटेरियल ही है। और जो आप, जिसको आप अपनी अपने अपने विचार भावना वगैरह बोलते हो ना, कहते हो मटेरियल में थोड़ी ये सब होता है कि उसके पास विचार नहीं होता, भाव नहीं होता। वो भी मटेरियल चीजें ही हैं, विचार और भावना। और आपके शरीर से कुछ मटेरियल अगर निकाल दिया जाए तो ना विचार रहेगा ना भावना। और अगर आप में कोई भावना उठानी हो तो बस किसी मटेरियल का एक इंजेक्शन लगाना है और भावना उठ जाएगी। तो भावना भी मटेरियल है, माने ले दे के ऊपर से लेके नीचे तक हम पूरे क्या हैं? मटेरियल ही मटेरियल है, ऊपर से लेके नीचे तक, जिसमें सिर्फ शरीर नहीं आता, जिसमें मन भी आता है, जिसमें भावनाएं भी आती हैं, जिसमें विचार भी आता है। हम पूरे ही क्या हैं? मटेरियल है। ये बात अच्छे से पकड़ में आई, हम मटेरियल हैं। तुमने कहा आई एम नॉट गुड इनफ, क्यों? क्योंकि तुम किसी से तुलना करते हो और वहां पे अपने आप को किसी चीज में तुम कम पाते हो। मटेरियल
चीजों की तो जब भी तुलना होगी तो उसमें कोई एक चीज किसी पैरामीटर पर ऊपर होगी, कोई दूसरी चीज किसी पैरामीटर पर ऊपर होगी। होगी कि नहीं होगी? जब भी मटेरियल चीजों की तुलना करोगे तुम कभी ये नहीं पाओगे कि कोई भी एक चीज किसी भी तत्व की, किसी भी आकार की, किसी भी दूसरी चीज से, और दूसरी चीज भी किसी भी तत्व, किसी भी आकार की हो सकती है, किसी भी दूसरी चीज से हर डायमेंशन, हर मेट्रिक, हर पैरामीटर में ऊपर ही ऊपर है। क्योंकि मटेरियल का लॉ ही यही है ना, मटेरियल का लॉ ही यही है। भूसा हो सकता है कि कीमत में हीरे से कम होता हो, लेकिन वॉल्यूम में तो हीरे से वो बड़ा निकल गया वो भी। अब हीरा भी बोल सकता है आई एम नॉट गुड इनफ। कंपैरिजन हमेशा उन्हीं चीजों का तो होगा ना जो क्वांटिफाइएबल हैं। मैं पूछ रहा हूं उसको समझिए। जो चीज क्वांटिफाई नहीं हो सकती उसको कंपेयर कैसे करोगे? कंपेयर करने के लिए जो भी चीज आप कंपेयर कर रहे हो उसको नंबर्स में लिखना पड़ेगा, तभी कंपेयर कर सकते हो। उसके बिना कंपेयर नहीं कर सकते। उसके बिना वो एक एब्स्ट्रैक्शन है, वो एक ऐसी सब्जेक्टिव ओपिनियन है। और नंबर में लिखने का मतलब ये होता है कि आप मटेरियल चीज की बात कर रहे हो, क्योंकि जो नंबर होता है वो हमेशा मटेरियल को ही पॉइंट करता है और किसी चीज को पॉइंट नहीं कर सकता। अगर कुछ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो सकता है तो मटेरियल है। और आप कंपैरिजन करते हो, उसी में आपको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। माने आप कहीं ना कहीं कोई न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट कंपेयर कर रहे हो, माने आप मटेरियल कंपेयर कर रहे हो। उसको क्यों कंपेयर कर रहे हो? आप उसके लिए कैसे जिम्मेदार हो गए? जिसको आप इंटेलिजेंस वगैरह बोलते हो उसका बहुत सारा ताल्लुक ब्रेन से है, और ब्रेन मटेरियल चीज है जो आपने चुनी नहीं, आपको आपके माँ बाप ने दी है। तो उसके लिए आप जिम्मेदार कैसे हो गए? आप जिम्मेदार कैसे हो गए? इसीलिए बहुत सारे लोग इतने हाई आईक्यू वाले होते हैं और जिंदगी उनकी बिल्कुल कचड़ा होती है, बिल्कुल कचड़ा होती है। आप बिल्कुल हो सकता है आपने जेई क्रैक कर दिया हो, कॉम साइंस डिपार्टमेंट आपको मिल गया हो आईआईटी में, और अगर आपकी लाइफ ट्रेस की जाए तो 10 साल बाद पता चले कि आप तो वैसे ही हो जैसे दूसरे होते हैं, मीडियोकर। और बहुत सारे तो इवन बिलो एवरेज लाइफ जी रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आपको एक मटेरियल एट्रीब्यूट मिल गई थी रैंडमली। क्या? आईक्यू। एक रैंडम कॉजेस की वजह से, जो आपने नहीं चुनी इसलिए रैंडम है, रैंडम कॉजेस से आपको एक मटेरियल एट्रीब्यूट मिल गई थी। उस मटेरियल एट्रीब्यूट को जहां तक काम करना था उसने करा, उसके बाद वो काम नहीं कर रही है तो आपकी जिंदगी खराब है बिल्कुल। कंपैरिजन करने पर उतरोगे तो हो ही नहीं सकता कि इंफीरियॉरिटी में नहीं फंसो। और अगर कंपैरिजन कर रहे हो और अभी इंफीरियॉरिटी नहीं दिख रही है तो इसका मतलब कि जो सेट है, जो सैंपल साइज है कंपैरिजन का, वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। यहां पर कोई बैठा होगा जिसका कद सबसे ऊंचा होगा, कोई ना कोई तो होगा। 6 फुट से ऊपर वाले कितने हैं? 4-5 ही हैं 6 फुट से। 6-2 से ऊपर कितने हैं? हाँ, कोई भी नहीं। और एनबीए में शायद जो सबसे नाटा बंदा है वो 6-6 का होगा, होगा। अब इनका क्या होगा? कितनी इन्होंने ऐसे ठसक से हाथ उठाया था। तो बहुत खुश हो रहे थे कि हम तो देखो क्या क्या हाइट निकाली है, 6-1 6-1। अगर खुश हो रहे हो तो इसका मतलब अभी ऊंट पहाड़ के नीचे आया नहीं है। और ये इनफाइनाइट यूनिवर्स कहते हैं ना हम इसको, तो यानी यहां पर कितना भी ऊंचा ऊंट हो उससे ऊंचा पहाड़ होगा ही होगा। तो यानी अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो इंफीरियॉरिटी में तो मरोगे ही मरोगे। तुम कितने भी ऊंचे हो, तुमसे ऊंचा कोई ना कोई तुम्हारा बाप तो निकलेगा ही निकलेगा। तो पहली बात तो इंफीरियॉरिटी में फंस रहे हो, दूसरी बात ऐसी चीज के लिए फंस रहे हो जिसमें ना तुम्हारा कोई श्रेय है ना तुम्हारा कोई अपराध है। 6-1 वाले ने क्या करा कि उसकी 6-1 हो गई हाइट? ऐसा तो कुछ करा नहीं। लोग कुछ कुछ करते हैं, लटकते उटकते हैं, उससे 2-4 सेंटीमीटर का फर्क पड़ जाता होगा, माने 1 इंच, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। उतना भी पड़ता है कि नहीं मालूम नहीं।
पर जो बेचारा इतना सा रह गया, उसने क्या कंप्रेसर में सर डाला था? उसका क्या गुनाह है कि वो इतना सा रह गया? वो क्यों परेशान हो? उसने क्या करा है? पर हम होते हैं क्योंकि हम उन चीजों को कंपेयर कर रहे हैं जो मटीरियल हैं और रैंडमली मटीरियल हैं, जहां तुम्हें न तो अपराध बताया जा सकता है, न श्रेय दिया जा सकता है। उसको लेके खुश हो रहे हो। हैंडसम है, प्रिटी है, सेक्सी है, तुमने क्या किया इसमें? तुमने क्या किया है? अच्छा, हो सकता है, चलो ठीक है, बॉडी फिट रखी है। अच्छा, उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, आंखें भी फिट रखते हो? कौन कौन आंखों से डंबल उठाता है? अब है तो है, जन्मजात बात है, क्यों परेशान हो रहे हो तुम? ज्यादातर चीजें जिनके साथ तुम अपनी सेल्फ वर्थ, आत्मसम्मान बिल्कुल बांध देते हो, वो ऐसी चीजें हैं जिसमें तुम्हारा कोई योगदान है ही नहीं। तुम क्या कर लोगे? मैं 95 में आया था कैंपस में, आईआईटी में। बड़े बड़े प्रांत थे भारत में उस समय, जहां से हमारे हॉस्टल में एक एक दो दो ऐसे, उड़ीसा से रहा होगा कोई, एक आध कोई रहा होगा, उतना भी नहीं मालूम, पता नहीं। बिहार से भी बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। हॉस्टल में जो सबसे बड़ा दल था, कंटिंजेंट, वो किसका था मालूम है? दिल्ली वालों का। दिल्ली, हाँ, जिसको ठीक से स्टेट भी नहीं बोला जा सकता। ठीक है, तब तो एनसीआर भी नहीं चलता था, दिल्ली माने दिल्ली ही होता था। दिल्ली जिसको पूरा राज्य भी नहीं बोला सकता। इतने सारे यहां से दिल्ली में वाले कैसे बैठे हुए हैं और बहुत खुश हो रहे हैं? उनमें से बहुतों की रैंक भी बहुत अच्छी अच्छी है। और मुझे लग रहा है यूपी वाले दिल्ली से कम रहे होंगे। तब दिल्ली की करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी रही होगी, यूपी की रही होगी 15 करोड़ की। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? कुछ नहीं हो गया, कोई सुरखाब के पर थोड़ी लगे हैं। तुम ऐसी जगह पैदा हुए हो जहां पैसा थोड़ा ज्यादा है। चलो, पैसा ज्यादा है उल्टा बोल दिया, गरीबी थोड़ी कम है। वहां वो जो यूपी का है, उसके पास स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं है। वो जाके कोचिंग की फीस कैसे देगा? कैसे दे देगा? तो नहीं पहुंच रहा है यहां पे। तो जो पहुंच गया है, उसने क्या उखाड़ लिया है? वो किस बात पे इतना खुश हो रहा है? तुम यहां सिर्फ इसलिए पहुंच गए हो क्योंकि 95 का जेई मुश्किल से 1.5 लाख लोगों ने दिया था। 1.5 लाख लोगों ने दिया था और करीब 1,500 उसमें से सफल हो गए थे, 1%। वो 1.5 लाख लोगों की जगह 20 लाख लोगों ने दिया होता, तो तुम्हारा क्या होता? तो तुम्हारा जो सिलेक्शन है उन 18.5 लाख लोगों की वजह से है, जो बेचारे कभी जेई दे ही नहीं पाए। और जिन्होंने नहीं दिया उनमें भी 350 का बैच था, उसमें 13 लड़कियां थी। इतनी तो नहीं बेवकूफ होती। उसको 10वीं के बाद पढ़ने ही नहीं दिया गया, वो जेई क्या क्लियर करेगी? वो जो भी कर रही है 12वीं में, उसके बाद बोल दिया यहाँ से चले जाओ, ये छोटूमल कॉलेज है, उसमें तू जाके होम साइंस पढ़ ले। होम साइंस से मुझे कोई समस्या नहीं है, पर ऐसा होता है हमारे यहाँ। वो कर ले, वो जेई क्या क्लियर करेगी? तो अगर वो बेचारी कहीं छोटे कस्बे में मुश्किल से वो कहीं से बीए कर पा रही है, मुझे बीए से भी कोई समस्या नहीं है, पर भारत में बीए का कुछ और अर्थ होता है, इसलिए बोल रहा हूं। तो किस बात के लिए अपने आप को दोष दे? वो अपनी स्थितियों की मारी हुई है। और जो यहां दिल्ली वाला आकर के बैठ गया है चढ़ करके कि मैं तो जेई 1 हूं, तो क्यों इतना खुश हो रहा है? तो दिल्ली की जगह पैदा हुआ होता छत्तीसगढ़ में, तो बात करते। हम्म तो बात करते ना, जहां पे हफ्ते में 2 घंटे के लिए लाइट आती है, वहां होता तो बात करते। इस बात पर इतना खुश हो रहा है जहां पे बाप की गाड़ी है जो तुझे कोचिंग ले जाती है, वहां से तू वापस आता है, शॉफर ड्रिवन गाड़ी, और उसके बाद तुझे हर तरीके का मटेरियल मिल रहा है, पढ़ने को सुख सुविधा मिल रही है। कहा जा रहा है बेटा तुझे कोई काम नहीं करना है, सारे समय पढ़ने में लगा दे। हम्म तुम्हारा ब्रेन और अच्छा होता रहे, उसके लिए उसको तरह तरह की रेसिपीज
बादाम में अखरोट घोल करके पिलाया जा रहा है दूध के साथ, तो ये नहीं जेई टॉप करेगा तो कौन करेगा? समझ में आ रही है बात? ये कंपैरिजन इन आधारों पर कभी करा ही मत करो जो क्वांटिफाइएबल है, कभी मत किया करो। अगर तुलना करनी भी है ना तो हमेशा खुद से खुद की करो। पहले तो समझो कि जिंदगी में कौन सी चीज है तुम्हारे लिए जो सचमुच जरूरी है, और फिर ये मत देखो कि दूसरे उस चीज में कहां पर खड़े हुए हैं। जिस राह तुम्हें जाना है पहले ये तय करो और ये पूछो कि इस राह पर मैं कल कहां था और आज कहां पर हूं। अपने आप से पूछो। दूसरे कितनी तेज चल रहे हैं ये उनकी रैंडम सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर करता है। एक आदमी अगर अपनी तुलना दूसरे से कर रहा है तो मूलतः वो ये इग्नोरेंस का, अज्ञान का काम कर रहा है। तुलना करनी चाहिए हमेशा तो सिर्फ खुद से। आप जिम जाते हो, बगल में पहलवान खड़ा हो गया है और आप कह रहे हो यार ये इतना उठा रहा है, सीधे इसने 70 किलो ले लिया, मुझसे 25 वाला भी नहीं उठता। नहीं, ये नहीं है। पूछो कि पिछले महीने 25 उठा रहा था, इस महीने 30 करा कि नहीं करा। ये तरीका है तुलना करने का। तुम नहीं जानते हो पहलवान 70 क्यों उठा पा रहा है। हो सकता है उसका खानदानी पेशा हो। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे हाथ में कलम दी गई थी, उसके हाथ में, वो 70 तो उठाएगा ही ना। इसमें तुम्हें इंफीरियरिटी अनुभव करने की क्या जरूरत आ गई? तुम बस किसी भी प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट देख पाते हो, इसलिए अपने आप को इंफीरियर फील करते हो। क्योंकि मटेरियल तो प्रोसेस से ही होकर गुजरता है ना हमेशा। कोई भी मटेरियल होता है वो एक प्रोसेस का ही नतीजा होता है। जब पूरा प्रोसेस देखोगे तो समझ में आएगा कि कुछ भी नहीं है, प्रकृति है और प्रक्रियाएं हैं। प्रकृति है, प्रक्रियाएं हैं। कोई लहर कभी ऊंची उठ जाती है ज्यादा, कोई लहर कभी गिर जाती है। जो लहर नीचे गिर गई है उसी के एटम्स अगली लहर में एकदम ऊंचे उठ जाएंगे। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। मुझे ये देखना है कि क्या मैंने साफ साफ समझा कि मेरी इस जिंदगी को जीने लायक कौन सी चीज बनाती है, मेरे डर कहाँ हैं, मेरे भीतरी बंधन कहाँ हैं। मुझे ये देखना है, मुझे खुद को देखना है। मुझे दूसरे से तुलना बाद में करनी है, मुझे खुद को देखना है। मैंने अपने आप को देखा, मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं यहाँ फंसा हूँ, और अगर मुझे आज़ाद होना है तो ये मेरी राह है। मुझे देखना है इस राह पे मैं कल की अपेक्षा आज आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बस यही मेरा काम है। ऐसे करनी है तुलना।